स्लट्स की समीकरण को कंटिन्यू करते हुए पिछले वीडियो में हम यहाँ तक पहुँच गए थे कि जो हमारा लैग्रेंजियन फलन था उसके जो डेरिवेटिव्स थे उनसे हमें तीन इक्वेशन मिले और उन तीनों इक्वेशंस का हमने टोटल डिफरेंशिएशन किया, कुल अवकलन किया, ये मानते हुए कि सभी चर एक साथ बदल रहे हैं। तो उससे हमें समीकरण 4, 5 और 6 प्राप्त हुए। इन समीकरणों को हमने मैट्रिक्स स्वरूप प्रदान किया, मैट्रिक्स के रूप में रखा, तो हमें ये इक्वेशन नंबर 7 जो मैट्रिक्स फॉर्म में है ये मिला। अब इक्वेशन जो 7 है इससे हम डी क्यू वन की वैल्यू क्रैमर के नियम का जो हम काम में लेके क्रैमर के नियम का उपयोग करके हम डी क्यू वन का मान निकालते हैं, क्योंकि ये तीन वेरिएबल्स हैं यहाँ इसमें डी क्यू वन, डी क्यू टू और डी लैम्बडा। हम डी क्यू वन के रेस्पेक्ट में इसके लिए जो है समीकरण को हल करते हैं क्रैमर का नियम का काम में लेते हुए। अब आपके ध्यान होगा क्रैमर का नियम क्या है कि अगर आप भाई डी क्यू वन किस में है, देखिए यहाँ फर्स्ट कॉलम में है, इन इसके गुणांक ये हैं F11, F21 माइनस P1। अगर आप डी क्यू वन की वैल्यू चाहते हो तो F11 की जगह ये जो है पैरामीटर्स ये आ जाएंगे फर्स्ट कॉलम में। अगर आप डी क्यू टू की वैल्यू चाहते हो तो सेकंड कॉलम में पैरामीटर्स को रखना पड़ेगा, और डी क्यू आप ये डी लैम्बडा की चाहते हो तो इसमें थर्ड कॉलम में आपको ये पैरामीटर्स की रखना होता है। तो इस तरह से हमने क्रैमर का नियम देखा हुआ है। क्रैमर का नियम का जब हम प्रयोग करेंगे तो डी क्यू वन इक्वल टू, आपके ध्यान होगा कि वहाँ हमने एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डिटर्मिनेंट A11 बाई डिटर्मिनेंट A, यही तो किया था, वही बात कर रहे हैं हम भी यहाँ। तो लैम्बडा dp1 लैम्बडा dp2 माइनस dy प्लस q1 dp1 प्लस q2 dp2, ये फर्स्ट कॉलम में, और बाकी जो है सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज़ रहना है। और नीचे डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट जो आपका है गुणांक, जो कोफिशिएंट्स हैं उनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 हो गया। मैं नाम दे रहा हूँ, कोई दे कोई ना दे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। नाम दे तो इसको समीकरण को कोई नंबर दो तो ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। अब प्रथम कॉलम के अनुसार इस समीकरण का जो हम मान ज्ञात करेंगे तो इसके लैम्बडा इंटू डी पी वन, जब इसके लिए आप माइनस निकालेंगे तो ये जो फर्स्ट रो हटा दीजिए और फर्स्ट कॉलम हटा दीजिए, बचेगा क्या F22 माइनस P2 माइनस P2 0, ये बचेगा। इसको D11 माइनर ऑफ लैम्बडा DP1 है ये, और नीचे मैंने अभी क्लियर किया है, बस आप अभी तो इतना ध्यान रख लीजिए। लैम्बडा इंटू DP1 इंटू D11 प्लस इसके लिए लैम्बडा इंटू DP2 के लिए D21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, ये आ गया, माइनस dy प्लस Q1 इंटू DP1 प्लस Q2 इंटू DP2, ये पूरा। इसके लिए D31 थर्ड कॉलम, वो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम D31 बाई D डिटर्मिनेंट, ये आ गया। देखो ये खोला हुआ है, D11 क्या है यहाँ से निकाला है, D21 ये माइनस हैं और D31 सबके। D31 जब आप निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को हटा के जो आपके पास बचेगा वो F22 माइनस P1 माइनस P2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा F12 इंटू माइनस P2 प्लस, अब क्योंकि माइनस इंटू माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा, F22 इंटू P1 हो जाएगा। ठीक है,
खैर अभी हम इनके मान की ज़रूरत नहीं है, बस ये जो संकेत इनके लिए चिन्ह हमने काम में लिए हैं वो लिखना है आपको। अब ये जो इक्वेशन नंबर 9 है इस पे गौर कीजिए। मान लीजिए कि केवल पहली वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, मतलब P1 में परिवर्तन होता है, और दूसरी वस्तु की कीमत P2 और उपभोक्ता की आमदनी वो दोनों स्थिर रहती हैं। जब ये दो स्थिर हैं तो DP2 जीरो हो जाएगा, और आय भी स्थिर है तो DY भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप ये मान रहे हैं कि केवल पहली वस्तु की कीमत बदल रही है, यानी P1 में बदलाव हो रहा है, तो उस स्थिति में DQ1 को हम DP1 से विभाजित करते हैं, तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का हो गया, क्योंकि आपने यहाँ दो वेरिएबल्स को कांस्टेंट माना है। तो DQ1 बाई DP1, DQ1 बाई डेल Q1 बाई डेल P1 पार्शियल हो गया। क्या होगा? लैम्बडा, ये देखिए ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, लैम्बडा इंटू D11 बाई D, ये वाला ये जीरो हो गया क्योंकि DP2 जीरो है, P2 कांस्टेंट है तो DP2 जीरो हो गया, इसलिए ये भी जीरो हो गया। यहाँ देखिए ये जीरो, ये जीरो बचेगा, ये इससे गुणा हो रहा है, तो D31 इंटू Q1 और DP1 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, तो Q1 इंटू D31 बाई D, ये आ गया। देखिए तो ये आपके पास आया इक्वेशन नंबर 10, डेल्टा या डेल Q1 बाई डेल P1 इक्वल टू लैम्बडा इंटू D11 बाई D प्लस Q1 इंटू D31 बाई D। ये जो है ये स्लट्स की समीकरण है, इसको हम स्लट्स की समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब स्लट्स की समीकरण जो है, हमने जब इसकी शुरुआत की थी तो यही बात कही थी कि स्लट्स की समीकरण वास्तव में कीमत प्रभाव को आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव में बांटने की एक विधि है। अब इसमें निकालिए जो आपका समीकरण आया है 10 नंबर इक्वेशन, जिसको हमने स्लट्स की समीकरण कहा है, इसमें आप आय प्रभाव अलग कीजिए, प्रतिस्थापन प्रभाव अलग कीजिए, तो आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आय प्रभाव जानने का तरीका क्या है कि केवल आय बदले, उपभोक्ता की केवल आय में बदलाव हो, वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहें। जब वस्तुओं की कीमतें स्थिर रहेंगी तो इनके डेरिवेटिव्स ऑब्वियसली जीरो हो जाएंगे, अवकलज इनके शून्य हो जाएंगे हैं। माना केवल वाई बदले, उपभोक्ता की आय बदले और P1 और P2 स्थिर रहें, तो उस स्थिति में DP1 इक्वल टू जीरो, DP2 इक्वल टू जीरो। तो फिर ये समीकरण 9 है ना, जो ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना, ये वाला, इसी से सारी चीज़ें निकालेंगे हम। ये आपका इक्वेशन 9 है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रखो। इससे आपने कहा है कि केवल उपभोक्ता की आय बदले और P1 और P2 स्थिर रहें, तो DP1 भी जीरो होगा, DP2 भी जीरो होगा। उस स्थिति में इस समीकरण को आप जो है y से विभाजित कीजिए, क्योंकि आप आय प्रभाव ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो डेल Q1 भाई पार्शियल हो गया, आंशिक हो गया अवकलन, डेल Q1 बाई डेल y कब? जब कीमतें स्थिर हों, तो यहाँ लिखिए P कांस्टेंट। अब ये जीरो, DP1 जीरो, DP2 जीरो, यहाँ DP1 जीरो, DP2 जीरो, बचेगा क्या? D31 बाई D, और ये माइनस DY है और ये DY से विभाजित हो रहा है, तो माइनस D31 बाई D। अब देखो आप, अब ये क्योंकि स्क्रीन पे मुझे आगे पीछे जाना पड़ रहा होता है तो ऐसे में थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखिए ये आ गया डेल Q1 बाई डेल Y कब? जब कीमतें स्थिर हों, P कांस्टेंट हैं। तो उसी स्थिति में समीकरण 9 को dy से जब हमने विभाजित किया तो
अब डी वाई से विभाजित करने में बाकी चीज़ों को आपने दो चीज़ें स्थिर रख ली, इसे डी वाई नहीं रहेगा, ये बेसिकली डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि आंशिक अवकल से आप ज्ञात कर रहे होंगे, इक्वल टू माइनस D31/D। इसको आप यूँ भी कह सकते हैं कि D31/D इक्वल टू माइनस, इस चिन्ह को इधर ले जाइए, डेल Q1/डेल वाई, जब P कांस्टेंट हो, कीमतें स्थिर हों। ये समीकरण 11 आई, याद रखना। फिर ये तो आय प्रभाव के लिए हो गया भाई, आय उपभोक्ता की आय बदले हो, कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया, यही तो कहा है आपने, इसी को तो आय प्रभाव के रूप में परिभाषित किया है। कीमतें में कोई बदलाव नहीं आया तो कीमतों में परिवर्तन शून्य हो गया। ऐसे में केवल आय में परिवर्तन का प्रभाव आपने उपभोक्ता के तो वस्तु की मांग मात्रा पर या उपभोग की मात्रा पर देखा है, ये तो ये डेल Q1/डेल वाई के रूप में देखा है, जो कि ये आ गया आपके पास। फिर आपको चाहिए प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव जानने के लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जानने के लिए, अब प्रतिस्थापन प्रभाव के लिए आपने अभी अपने डायग्राम जब डिस्कस किया था, डायग्राम में दिखाया था, किसी प्रतिस्थापन प्रभाव समान उदासीनता वक्र पर लागू होता है। मतलब उपभोक्ता की बढ़ी हुई आय को, वास्तविक आय में जो उपभोक्ता की वृद्धि हुई है, या तो उपभोक्ता को इस तरह से क्षतिपूरित कर दिया जाता है, या तो उससे ले लिया जाता है टैक्स लगाकर, या उसे अनुदान देकर दे दिया जाता है कि वो पूर्व उदासीनता वक्र पर ही रहे। मतलब उसकी उपयोगिता का स्तर में कोई बदलाव नहीं आए। पूर्व उदासीनता वक्र का मतलब यह हुआ, उदासीनता वक्र के सभी बिंदुओं पर समान संतुष्टि मिलाएगी। संतुष्टि का मतलब उपयोगिता से, तो उपयोगिता का स्तर उसका समान होगा। ठीक है, यहाँ उपयोगिता स्थिर रहती है। प्रतिस्थापन प्रभाव जब जानना होता है, प्रतिस्थापन प्रभाव ज्ञात करते हैं। स्थिर उपयोगिता का मतलब U0, तो U0 इक्वल टू फंक्शन ऑफ Q1 एंड Q2, ये आपका उपयोगिता फलन हुआ। इसका कुल अवकलन कीजिए तो DU0, चूँकि U0 कांस्टेंट यूटिलिटी है, इसलिए इस DU0 शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो DU0 इसका जब टोटल डिफ्रेंशिएशन करेंगे, DU0 इक्वल टू, इसका डेल U/डेल Q1 इंटू DQ1 के रूप में करते हैं हम। एक स्टेप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और अगर किसी के याद है या समझ आ चुका है तो आप सीधा भी लिख सकते हैं। एक स्टेप बढ़ाएंगे तो उस स्थिति में ये जब इसका करेंगे हम, तो डेल U/डेल Q1 इंटू DQ1 प्लस डेल U/डेल Q2 इंटू DQ2 होगा, और डेल U/डेल Q1 होता है F1, प्रथम वस्तु की सीमांत उपयोगिता, तो वही सीधा भी लिख सकते हैं। तो इसका टोटल डिफ्रेंशिएशन हुआ DU0 इक्वल टू F1 DQ1 प्लस F2 DQ2, और चूंकि DU0 इक्वल टू 0, तो इसको हमने 0 के बराबर दिखा दिया। तो F1 DQ1 प्लस F2 DQ2 इक्वल टू 0, ये हुआ एक तरह से। अब इसमें इक्वेशन के दोनों तरफ है जो F2 से इसे विभाजित कर दीजिए। जब F2 से हम विभाजित करेंगे, भाग देंगे, तो F1/F2 इंटू DQ1, ठीक है, प्लस अब यहाँ F2 का भाग लग रहा है, इसमें भी लगेगा वो, तो F2 का भाग F2 में लगा तो 1 रहा हुआ, और यहाँ बच गया DQ2 इक्वल टू 0। और यह आपके याद होगा जब आपने उपभोक्ता का संतुलन निकाला था, चूँकि सीमांत उपयोगिताओं का अनुपात F1/F2 इक्वल टू P1/P2 होता है, तो F1/F2 की जगह हम P1/P2 रख देते हैं, तो हमारा समीकरण हो जाएगा P1/P2 इंटू DQ1 प्लस DQ2 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण है, इस समीकरण को -P2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, इस समीकरण को -P2 से जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ ऊपर P2 हो जाएगा और यहाँ नीचे P2 है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो चिन्ह बचेगा केवल माइनस P1 DQ1 प्लस ये चिन्ह है। अब -P2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस से गुणा होगा ये चिन्ह, प्लस इंटू माइनस तो माइनस हो जाएगा, और P2 इंटू DQ2, तो ये हो गया इक्वेशन आया हमारे पास में -P1 इंटू DQ1 माइनस P2 इंटू DQ2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 12। अब ये जो समीकरण नंबर 12 है,
आप वापस जाइए समीकरण 6 में। देखिए समीकरण 6 में आपने क्या देखा था, चलते हैं। समीकरण 6 जो है वो ये रहा। समीकरण 6 ये है, -P1 इंटू DQ1 -P2 इंटू DQ2 इक्वल टू क्या है, -DY प्लस Q1 इंटू DP1 प्लस Q2 इंटू DP2। ये समीकरण 6 है, इसका मान इसके बराबर है। ठीक है, जो हमारा वो समीकरण है 12 जो हमने प्राप्त किया है उसमें रख देते हैं। इसके -P1 DQ1 -P2 इंटू DQ2 जो है ये बराबर है -DY प्लस Q1 DP1 प्लस Q2 DQ2 के। तो समीकरण 6 से इसका मान रखा है, ये आया, ये बराबर है 0 के। ठीक, अब जब यहाँ तक पहुँच गए तो समीकरण 9 को DP1 से विभाजित करने पर, कब, ये मानते हुए कि दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी। ये आप ये मान रहे हैं कि दूसरी वस्तु की कीमत स्थिर है, तो समीकरण 9 को जब आप P1 से विभाजित करेंगे DP1 से, तो डेल Q1 बाई डेल P1, कब, यू जहाँ जहाँ उपयोगिता यू कांस्टेंट है, उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मतलब उपभोक्ता उसी उदासीनता वक्र पर, इक्वल टू लैम्बडा इंटू D11 बाई डी। ये समीकरण 13 है। और यही तो प्रतिस्थापन प्रभाव होता है कि उपयोगिता में कोई बदलाव नहीं आए। तो स्लट्सकी समीकरण जो आपका है, जो कि हमने लिखा था समीकरण 10 के रूप में, डेल Q1 बाई डेल P1 इक्वल टू लैम्बडा D11 बाई डी प्लस Q1 इंटू D31 बाई डी, यही लिखा था। अब यहाँ आप ये जो व्यंजक हैं, ये जो पद हैं, इनके मान रख दीजिए। डेल Q1 बाई डेल P1, अब लैम्बडा D11 बाई डी क्या है, डेल Q1 बाई डेल P1 है, यही तो है, जबकि उपयोगिता स्थिर हो, U इक्वल टू U0 या फिर U कांस्टेंट हो, जो भी, या तो U स्थिर लिखिए या U इक्वल टू U0 लिखिए, ताकि बात समझ में आ जाए। रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया, इसका मान, इसकी जगह ये मान रख दिया, प्लस Q1 इंटू D31 बाई डी है। अब आपने निकाला है अभी है, देखिए ये रहा, जब आय प्रभाव निकाल D31 बाई डी क्या निकल के आया, माइनस डेल Q1 बाई डेल वाई, जहाँ P कांस्टेंट हो, कीमतों में कोई बदलाव नहीं हो, यानी कीमतों में बदलाव नहीं हो तो आय प्रभाव की बात हुई अभी। तो यहाँ पे माइनस Q1, क्योंकि चिन्ह वहाँ से माइनस आया है, D31 बाई डी के बराबर होता है डेल Q1 बाई डेल वाई के, जबकि कीमतें स्थिर हों। तो ये समीकरण 14 हो गया। अब देखिए इसमें समीकरण पे गौर कीजिए, हालांकि मैंने दिखाया हुआ भी है, ये कीमत प्रभाव है डेल Q1 बाई डेल P1। इसके दो भाग हैं। पहला भाग ये है कि डेल Q1 बाई डेल P1 कंडीशनल है, ये U इक्वल टू U0 या U जो उपयोगिता है वो स्थिर है, ये होता है प्रतिस्थापन प्रभाव, माइनस Q1 डेल Q1 इंटू डेल Q1 बाई डेल वाई। डेल Q1 बाई डेल वाई क्या है, आय प्रभाव है, इनकम इफेक्ट है, कब, जबकि कीमतें स्थिर रहें। तो ये समीकरण 14 हमारा इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये स्लट्सकी समीकरण का निरूपण हो गया, डिराइव हमने कर लिया, समीकरण 10 में उसको दिखाया स्पष्ट रूप से।
फिर से दो अलग अलग समीकरणों से हमने स्लट्सकी समीकरण से आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव को निकाला है और संयुक्त रूप से इन्हें समीकरण 14 के रूप में हमने कीमत प्रभाव को विभाजित करके किनमें, आय प्रभाव में और प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित करके दर्शाया है। यानी स्लट्सकी समीकरण से ये दिखाया है कि स्लट्सकी समीकरण वास्तव में कीमत प्रभाव और आय प्रभाव दोनों, जो कीमत प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित करने का एक तरीका है। कीमत प्रभाव को प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव में विभाजित करने की एक विधि है, एक समीकरण है, एक तरीका है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।